नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज मैथ का हम एक बिल्कुल बेसिक चैप्टर ले रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। ये जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है भाई, ये ऐसा चैप्टर है जो हमें अन्य दूसरे चैप्टर्स में बहुत मदद करता है। अब इसमें बहुत सारे भाई सोचते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब सिर्फ बोर्ड मैथ्स है, लेकिन बोर्ड मैथ्स से अलग भी बहुत कुछ होता है। ये जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, ये दो पार्ट में पढ़ाएंगे। पार्ट फर्स्ट आज, पार्ट सेकंड अगली वीडियो में आपके सामने आएगा। तो आज का जो है हम बोर्ड मैथ्स पर भी ध्यान देंगे, दूसरे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उन पर भी ध्यान देंगे। और याद रखना, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, लैंग्वेज वाले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत जरूर आते हैं भाई। तो ध्यान से देखिए। पहले हम बोर्ड मैथ्स की शुरुआत करते हैं। तो वैसे तो उम्मीदें सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है बताने का। देखिए भाई, अगर हमसे कभी कहा जाए कि भाई 15, मान लिया ये दे दिया है कि 15 प्लस 5 गुणा 2, मान लिया यही कह दिया जाए, तो इस छोटे से सवाल के दो आंसर बनते हैं। पहला आंसर क्या है कि 15 और 5 को जोड़ा 20, गुणा करा 2 यानी 40 हो गया, जो कि गलत माना जाता मैथ के हिसाब से। ये वाला तरीका गलत माना जाता है। ठीक है, 15 5 जोड़ा 20, 20 का 2 गुणा करा 40 हो गया। मैथ क्या कहता है? मैथ कहता है इसका कि भाई पहले गुणा करो आप, आंसर आएगा 25, जो कि ठीक माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो बोर्ड मैथ्स लगाना पड़ता है कि भाई इसको सही माने या इसको सही माने। इसका निर्णय कौन करता? बोर्ड मैथ्स का नियम करता भाई। बोर्ड मैथ्स नियम है क्या, उसको देखते हैं। देखिए, बोर्ड मैथ्स में बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब है का, डी का मतलब है डिवीजन यानी भाग, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए का मतलब है एडिशन यानी प्लस, और एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। इसका मतलब क्या है भाई? सभी जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं भाई। देखिए कि अगर बहुत सारी इक्वेशन दे रखी है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद ऑफ यानी का को सोल्व करेंगे, का का मतलब भी गुणा होता है। फिर डिवीजन भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस। लेकिन इस चीज को बहुत सारे भाई ऐसा होता है कि बिल्कुल एज इट इज मान लेते हैं। तो आपको इसको करने का एक तरीका होता है कि प्लस और माइनस पर आप इक्वेशन के टुकड़े कर लीजिए, जहां प्लस और माइनस मिले। अभी उसको बताएंगे अगले क्वेश्चन में कि कैसे करना है, कि जहां प्लस और माइनस मिले उस पर इक्वेशन के टुकड़े मान लीजिए, और फिर जो प्लस से अलग अलग हैं, माइनस से अलग हैं, उनको सोल्व कर लीजिए। जैसे एक उदाहरण छोटा सा मैं यहीं पर ले लेता हूं, ये सभी जानते होंगे तो इसलिए इसको हटा देते हैं हम। मान लिया क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि भाई 35 का 2/5 प्लस 18/6 गुणा 2 माइनस 24 गुणा 3/8। मान लिया ये आ गया। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले मैंने क्या बताया, वैसे देखेंगे ब्रैकेट नहीं है, फिर ऑफ करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस माइनस करेंगे। ऐसे करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको करना क्या है, इसमें ढूंढिए पूरी इक्वेशन में प्लस और माइनस कहां पर है। एक प्लस ये, एक माइनस ये है, तो प्लस से इधर वाला एक हिस्सा हो गया, प्लस और माइनस के बीच दूसरा हिस्सा, ये तीसरा। तो 3 भाग कर लिए इस इक्वेशन के। भाग किससे करने? प्लस और माइनस से, गुणा भाग से नहीं करने भाई। ठीक है, अब देखिए इन तीनों भागों को आप अलग अलग सोल्व कर सकते हैं, याद रखना। तो 35 का 2/3, का मतलब होता गुणा 14 आ गया। 35 गुणा 2/5, तो 5 से 7 बार कटा, 7 दूनी 14। अलग अलग सोचना है। 18 को 6 से भाग देंगे, 3 3 दूनी 6, माइनस 8 या 24 9, तो 20 में से 9 कम कर दिया हमने, तो 11 आंसर आ गया। ये डायरेक्ट याद रखना है। तो मैंने एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण बताया है कि आप जो है जब इतनी बड़ी इक्वेशन को सोल्व करें, इससे बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन है, तो प्लस को और माइनस पर ध्यान दीजिए। प्लस से अलग एक
मतलब एक भाग हो गया, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, तीनों भाग को आप अलग अलग सोल्व कीजिए और एक साथ पहले इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, बाद में क्या बचेगा, प्लस और माइनस बचेंगे। प्लस के एक तरफ जोड़ दीजिए, माइनस के एक तरफ जोड़ दीजिए और अंतर को बता दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सवालों पर आ रहे हैं, बोर्ड मैथ्स के भी हैं और दूसरे भी सवाल हैं। तो पहला सवाल आता है आपके सामने, 108 भाग 18 माइनस 8 गुणा 3 प्लस 56 का 5/7। मान लिया यही आ गया, ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, देखते हैं। माइनस यहां पर है एक भाग, प्लस यहां पर है दूसरा भाग, तीसरा भाग। ओके, हो सकता है एक भाग में 3 या 4 भी आ सकते हैं संख्या, यहां जरूरी की 2 ही संख्या है। तो इसको अलग करते हैं। 18 से कितनी बार कटा, 6 बार, माइनस 24 प्लस 56 का 5/7 यानी 40। ओके, 56 गुणा 5/7, 7 8 56, 40 बच गया। ठीक है, अब देखिए बस ये गलती मत करना कि इसको और इसको मत जोड़ देना। ये प्लस है, ये प्लस होता है, जिसके पहले जो सबसे शुरू में होता है उसके आगे कुछ चिन्ह नहीं लगा तो वो प्लस माना जाता है। 40 और 6 40, 46 प्लस के है, याद रखना। और माइनस का 24 है, तो बचा क्या भाई, 22। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आंसर आ गया भाई पहले क्वेश्चन का। ओके, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं भाई, ट्राई कीजिए भाई। ओके, आ जाते हैं। देखिए अब इसमें ब्रैकेट ही लगे हुए हैं बहुत सारे, तो जब ब्रैकेट बहुत सारे लगे होते हैं तो हम यहां से सोल्व करते हैं भाई, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से। तो देखते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। इस ब्रैकेट में 10 से पहले कुछ नहीं लगा हुआ तो प्लस है, ये प्लस है। 15 में से 7 कम 8 हो गया। 15 में से 7 को अगर हम घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा भाई, हमें 8 मिल गया। इसमें हमें अंदर मिला 8, याद रखना ब्रैकेट के अंदर। अब हम इस वाले ब्रैकेट की बात करते हैं, 11 माइनस 8। यही हुआ, जब बाहर माइनस है अंदर प्लस का 8 है तो खोलते ही अंदर माइनस का ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 8। इसको हटा दें आप, 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 कितना हो गया, 3, प्लस का 3 बचा। कहां तक हो चुका है, यहां तक हो चुका है। और यहां तक हमारा कितना बचा हुआ भाई, यहां तक हमारा बचा हुआ है 3 प्लस के ये। अब बाहर वाले पर आ जाते हैं, 13 माइनस, इस ब्रैकेट में 3 बचा हुआ है प्लस का। अब ये हो गया 13 माइनस 3 यानी कि 10, यानी यहां तक कितना हो गया, 10 हो गया इस ब्रैकेट में। अब बचा 28 माइनस 10, आंसर आ गया 18। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कितना आया, 18 आया भाई। दूसरी चीज, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखनी, बिल्कुल सिंपल चीज थी, कुछ नहीं था, सब सिंपल घटते चले जा रहे थे। लेकिन भाई इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, वो क्या है कि अगर यहां पर इसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है तो क्या होता है। अगर ये लाइन होती है तो इसे बार नहीं बोलते भाई, इसे बोलते लाइन ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक। बार क्या होता है, बार ये होता 3.47, ये 3.47 का बार है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो अगर दशमलव के बगैर ये लाइन खींच रही है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है और उसमें लाइन खींची हुई है, तो ये लाइन ब्रैकेट होता है। और अगर लाइन ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले इसी को सोल्व किया जाता है। ये सबसे बड़ा कोष्ठक, ये सेकंड वाला, ये सबसे छोटा ब्रैकेट है और ये इससे भी छोटा ब्रैकेट माना जाता है। सबसे पहले इसी को सोल्व करते हैं भाई। अब कैसे सोल्व करेंगे उस पर देखिए। अभी याद रखना, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया था हमारा, 18 आया था, आपको याद होगा। तो अभी मैंने इसलिए नोट कर दिया कि आपको पता चल जाएगा इसने आंसर को चेंज किया या नहीं किया। आ जाते हैं, तो जहां पर ये बना हुआ है उससे पहले सोचिए कुछ नहीं है, ठीक है। ये ब्रैकेट मान के चलिए, तो 7 और 5 12, ब्रैकेट के अंदर हो गया हमारा 12, यानी कि हमारा ये जो ये वाला पोर्शन है ये कितना हो गया, 12 ब्रैकेट के अंदर प्लस का। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो 10 माइनस 12 हो गया, जब खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 10 माइनस 12 यानी कि ये कितना बचेगा, इस पूरे में को सोल्व करने पर माइनस का 2। फिर से देखिए, ये था 10 माइनस 7 प्लस 5, इसको ब्रैकेट मानेंगे। तो अब ये क्योंकि छोटा ब्रैकेट है तो मैं आपको यहां समझाने के लिए इस हिसाब से भी कह सकते हैं हम कि अगर इसको हम बाहर वाले को बड़ा ब्रैकेट मान लें, ये छोटा ब्रैकेट इसके अंदर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 माइनस ब्रैकेट के अंदर 12, ठीक है। जब 10 में से 12 घटाएंगे, जब इसको खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 में से 12 घटाएंगे तो -2, यही तो बच रहा है। ओके, तो याद रखना ये वाली जो लाइन है ये क्या है,
एक सबसे छोटा ब्रैकेट है, उसे ब्रैकेट की तरह सोल्व करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारा -2 आ गया, फिर देखते हैं यहां पर आते हैं, ये है 11 -2, ठीक है। 11 -2, अब जब बाहर माइनस है अंदर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 11 + 2 यानी 13। अब इतने का सॉल्यूशन होकर इस बार आ गया प्लस का 13। समझ में आ गया होगा? ओके, तो इसको मैं हटा देता हूं, यहां पर लिख देते हैं हम प्लस का 13। अब इस पर आ जाते हैं, ये आ गया 13 माइनस, यहां भी 13, तो 13 में से 13 गया 0, यानी ये पूरा सोल्व होकर 0 आ गया। 28 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 28 ही आएगा। तो पहले सवाल का आंसर 18 आ रहा था, जबकि ये लाइन नहीं थी, और इस लाइन के आते ही कितना हो गया, 28 हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को कैसे सोल्व किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। ट्राई कीजिए भाई। 7 × 7 भाग 7 -7 + 7 × 7, ट्राई कीजिए। ओके भाई, जैसा मैंने अभी बताया प्लस और माइनस पर फोकस कीजिए। आपका एक हिस्सा ये है, एक ये है, और एक हिस्सा ये है। तो पहले इसको करते 7 × 7 भाग 7, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 7, क्योंकि पहले भाग करेंगे 7 से 7, 1 और 7 की गुणा 7 ही करेंगे, या इसमें पहले गुणा भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर तो 49 को 7 से भाग दिया, 7 ही आ गया। -7 + 49, इसकी दो गुणा हो जाएगी। अब -7 और प्लस के साथ कैंसिल, आंसर आ गया 49। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं भाई। अगला सवाल कह रहा है, अब देखिए थोड़ा बोर्ड में से हम थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, अभी 1-2 सवाल और देखेंगे, लेकिन हम बाहर निकल रहे हैं। ये आया 7 9 हैश + 4 हैश 5 + 8 हैश = 1359, तो हैश की वैल्यू क्या है, ट्राई कीजिए भाई। हैश का मतलब हैश की जगह पर कौन सा अंक आएगा। ओके, ठीक है, आ जाते हैं भाई, देखते हैं। देखिए इसको अगर ऐसे सोचिए तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो एक काम करते हैं, जैसे हम छोटी क्लास में जोड़ते हैं ऐसे जोड़ना शुरू करते हैं। अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो उसको इसी तरह से करना भाई। 7 9 और हैश लिख दिया, 4 हैश 5 लिख दिया, और 8 हैश लिख दिया। इनको जोड़कर कितना मिल रहा है, 1359, ठीक है। अब देखिए इसको 9 करना है, 9 करने के 2 तरीके हैं, या तो 9 किया जाए या 19 किया जाए। अगर इसको 9 करना है तो इसकी वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, 2 5 2 9 हो गया, और या 19 करना है तो 7 5 7 19 हो जाएगा। अब हमें यह सोचना है कि ये किसके बराबर बैठेगा, तो देखते हैं। अगर हम इसमें 2 करते हैं, यहां पर यहां 2 करते हैं तो यहां भी 2 रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 2 5 7, 2 5 7 और 2 9, कोई हासिल नहीं। 9 2 11 8 19, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो इसका मतलब 2 नहीं हो सकता। अब हमारे पास बच गया क्या, 7 बच गया। इसको भी 7 कर देते हैं हम, हर जगह 7 लिखेंगे, यहां भी 7 लिख सकते हैं, यहां भी 7, यहां भी 7। 7 5 12 7 19, एक हासिल का मिल गया भाई। 9 1 10, 10 7 17 8 25, 2 हासिल के मिल गए, 7 4 11 2 15। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि ये प्राप्त करने के लिए हैश बराबर क्या हुआ, 7 आंसर। जब हमने इसको लिखा तो 2 ही ऑप्शन थे, या तो 7 या 5, देखते ही पता चल गया। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। देखिए बहुत अब मैंने कहा था कि भाई हम केवल बोर्ड मैथ्स नहीं लेंगे, बोर्ड मैथ्स से आगे के भी सवालों पर आएंगे। किसी संख्या के 1/3 का 3/4 भाग 78 है, तो संख्या क्या होगी, ट्राई कीजिए भाई। ओके, ये कह रहा किसी संख्या के 1/3 का मतलब 1/3 का 3/4 78 है। जब एक संख्या अननोन है तो उसको ए मान लिया हमने। किसी संख्या जो कि गायब है का 1/3 का 3/4 78 है, ए का मान बताना है। तो a/4 78, तो a बराबर क्या हो गया, 78 × 4, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया भैया, 312, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरे पर आते हैं।
कोई संख्या अपने 80% के चौथाई से 40 अधिक है तो वह संख्या क्या है? ट्राई कीजिए भाई, ट्राई करना है आपको। ओके, देखिए उम्मीद है आपने किया जरूर होगा। कोई संख्या है ए, यह संख्या अपने 80% के चौथाई, ठीक है, यह संख्या अपने 80% के चौथाई से 40 अधिक है, ये इससे 40 अधिक है, यानी इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा? 40। फिर से देखिए, कोई संख्या है जो अपने 80% के चौथाई से 40 अधिक है, ये पोर्शन से ये पोर्शन 40 ज्यादा है। ओके, अब काटते हैं भाई, 4 से 20 बार, 20 से 5 बार, तो बचा क्या? a माइनस ए बटे 5 बराबर 40। 5a में से a क्या गया? 4a बाई 5 इक्वल टू 40। ओके, a बराबर कितना आ गया? a बराबर आ गया 40 गुणा 5 बटे 4। आंसर कितना आ गया भैया? 50। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके, तो कोई संख्या अपने 80% के चौथाई से 40 अधिक है तो वह संख्या क्या है? आंसर आ गया 50। ठीक, फिर से देख सकते हैं, एक संख्या ए है, यह अपना खुद के 80% के एक चौथाई से 40 अधिक है, इससे ये 40 अधिक है, कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 50। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा सवाल है। एक बर्तन में 3/4 पानी भरा है, यदि बर्तन में से 8 लीटर पानी निकालकर 3 लीटर पानी और डाल दें तो बर्तन का 2/3 भाग भर जाता है, तो बर्तन में कुल कितने लीटर पानी आ सकता है? ओके, ट्राई कीजिए भाई। ओके, देखते हैं, एक बर्तन में मान लिया कुल पानी जो है वो a लीटर आ सकता है, ये कुल क्षमता है। ओके, लेकिन कह रहा है एक बर्तन में 3/4 पानी भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है? इसका 3/4, 3/4। ओके, यदि बर्तन में से 8 लीटर पानी निकालकर 3 लीटर पानी और डाल दे, 8 लीटर निकाला, 3 लीटर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। या तो ये कहो 8 लीटर माइनस 3 प्लस, तो माइनस का 5 हो गया, सीधी सी बात है। ऐसे भी कह सकते हो, निकाल दें तो बर्तन का 2/3, तो फिर क्या होता है? इसका 2/3 भाग भरा रह जाता है। ओके, ऐसी स्थिति में जब 8 लीटर निकालकर 3 लीटर डालेंगे तो 2/3 भरता है। इसको सोल्व करना बस हो गया, तो इसको क्या कह सकते हैं? माइनस का 5 कह सकते हैं भाई, -5। अब हमें संख्याओं को एक तरफ लेना है और a को एक तरफ लेना है, तो या तो ऐसा कर लो, इसको इधर ले जाओ या पूरे को इधर ले जाओ, तो माइनस का 5 उधर ले जाते हैं, 3a/4 माइनस 2a/3 बराबर 5। ये इधर प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ओके, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, आ जाते हैं 9a माइनस 8a/12, इसकी क्रॉस गुणा कर ली, 3 और 3 की गुणा, 4 और 2 की गुणा, आपस में गुणा, बराबर 5। तो 9a में से 8 है गया a/12 बराबर 5, यानी कि हम कह सकते हैं a/12 किसके बराबर है? 5 के बराबर है, तो a किसके बराबर हो गया? 60। ठीक है, लेकिन पढ़ लेते हैं, कुल कितने लीटर पानी आ सकता है बर्तन में? कुल कितने लीटर पानी आ सकता है? a लीटर, a बराबर है 60 लीटर, आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? बिल्कुल। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक संख्या में उसका 3/4 जोड़ने पर 70 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? बिल्कुल आसान सवाल है। ओके, एक संख्या है, इसमें इसका 3/4 जोड़े तो बराबर 70 प्राप्त हुआ। यही तो कह रहा है, सिंपल। एक संख्या में उसका 3/4 जोड़ने पर 70 प्राप्त होता है, तो 4a + 3a/4 बराबर 70, यानी ये क्या हो गया? 7a/4 बराबर 70। तो अब जब इतना 70 है तो a बराबर कितना आ गया? 70 गुणा 4/7, आंसर आ गया 40। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? ओके, देखिए आज क्योंकि मैं सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, इसलिए सवाल आसान है, इसीलिए स्पीड भी मैं ज़्यादा लेकर चल रहा हूं। बस ये है कि एक बार आपको इन सवालों पर परिचित करा दे कि इस टाइप के सवाल होते हैं। सेकंड पार्ट में अच्छे लेवल के सवाल देंगे, और अगर थर्ड की जरूरत पड़ी और भी अच्छे लेवल की बात आई तो थर्ड पार्ट भी लाएंगे। तो आप जो है, लेकिन मेन बात यह है कि ये सवाल आसान दिख रहे हैं लेकिन गलतियां होती हैं इनमें भी।
तो आप पहले इनको समझिए, अगला लेवल बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, हालांकि इस चैप्टर में भी, इस पार्ट में भी आपको कुछ सवाल बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, ऐसी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योग 51 है? ट्राई कीजिए। ओके, ठीक है। ये कह रहे हैं ऐसी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योग 51 है। अब देखिए 3 संख्या है जिनका योग 51 है, तो अब हमें 3 क्रमागत संख्याओं का योग 51 है। तो जब योग 51 है तो उनका औसत कितना हुआ? 17 हुआ, यानी उनकी बीच की संख्या 17 होगी। जब बीच की संख्या 17 है तो एक संख्या 17, एक संख्या 16, एक संख्या 18। 3 लगातार संख्या पता चल गई। याद रखना कि जितनी संख्या है उसमें से भाग देते तो बीच की संख्या मिल जाती है हमें। ठीक है, तो 3 संख्याओं का योग 51 है, 3 से भाग दिया 17 आ गया। 17 बीच की संख्या, एक 16 है, एक 18 है। अब देख सकते 3 क्रमागत विषम संख्या, विषम कह रहा है, तो विषम में हम एक काम कर लेते हैं। 17 है तो 15 और 19 ले लेते हैं। विषम लिखा हुआ तो मैंने अगर क्रमागत होता तो 16, 17, 18, लेकिन विषम है तो 15, 17, 19, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच की संख्या पता चल गई तो बाकी संख्या तो पता चली जाएगी। अब कह रहा इनका गुणनफल बताना है। सिंपल सी चीज है, बता दो यार। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई। 2 संख्याओं का योग 22 है और उन दोनों की संख्याओं का गुणनफल 117 है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप जरूर ट्राई करके देखेंगे। तो उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? ट्राई कीजिए। ओके भाई, आ जाते हैं। 2 संख्याओं का योग 22 है, a + b बराबर 22, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 117 है, a गुणा b बराबर 117। अब देखिए हमारे पास 2 तरीके हैं भाई इसको करने के। एक तो हम सेंस लगा सकते हैं। सेंस लगाएंगे तो जब 2 संख्याओं का गुणनफल 117 है तो ये देखेंगे किससे कट रही है। ये 3 से कट रही है, 7, 8, 9 से कट रही है। अब 3 से काटें तो 3 × 9। अब इनका योग तो 3 और 39 करें तो योग तो 22 नहीं बैठता, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसको हम क्या कह सकते हैं? 9 × 13, और 9 और 13 का योग 22 भी बैठ रहा है। एक तरीका तो ये है कि 9 × 13 117, 9 × 9 और 13 22, अंतर कितना है? 4 आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है। लेकिन भाई जी क्या जरूरी है कि हमें ऐसी संख्या मिल जाए जिनको हम देखते ही पहचान जाए कि इनका गुणा इतना है, योग इतना है? तो क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर सिस्टम पर आते हैं। अब हम अभी हमें जो दे रखा है हम इसको यहां लिख लेते हैं, a गुणा b बराबर 117। अब एक काम करते हैं, अब हमने इस दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया, तो ये हो गया a² + b² + 2ab बराबर 484। कह सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब a गुणा b यानी ab बराबर 117 दे रखा है, तो 2ab कितना हो गया भाई? 234। ठीक है, अब इसमें यहां पर रखते हैं हम a² + b² + 234 बराबर 484। अब इस 234 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 484 में से जो 234 घटाएंगे तो अब हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया यहाँ पर a² + b², यानी हमें मिला a² + b² बराबर 484 में से 234 घटाइए 250। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। a² + b² 250, लेकिन पूछ क्या रहा है? दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो अब जितना मिला उसमें से 2ab इधर घटा देते हैं और इधर भी 2ab घटा देते हैं, 234 घटा देते हैं एक बार। और a² + b² 250 है, माइनस 2ab 234 है, तो ये बना a - b का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया? ये 16 बराबर 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, a - b कितना आ गया? 4 आ गया। तो अगर आप पहचान पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पहचान पा रहे तो फिर पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, 2ab की वैल्यू को 2 बार घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? ओके, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 2 तरीके से किया, एक हमने लॉजिक से यानी सेंस से किया, एक हमने तरीका बताया। एक बात और कहना चाहेंगे कि ज्यादातर क्या होता है कि हमारा लॉजिक काम कर जाता है ज्यादातर क्वेश्चन पे, इसी चीज को बहुत सारे गलत वे में ले जाते हैं कि भाई चलो सवाल तो हो गया, हमने
ये सवाल देखते ही पहचानते ही कर दिया, हम सोचते हैं कि हम सीख गए। लेकिन एक बात बताइए, बाई चांस ऐसी संख्या मिल गई जहां पर हम लॉजिक नहीं लगा पा रहे, तो उसके लिए हमें ये तरीका जरूर आना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा, दोनों का होल स्क्वायर करा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आया, तो 2ab की वैल्यू वहां से निकाल ली, इसको निकालने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, फिर 2ab घटाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो तरीका जरूर आना चाहिए भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दो संख्याओं का योग 18 है और उनका गुणनफल 77 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। अब ये नहीं पूछ रहा संख्या का मतलब अंतर कितना है, यहां कह रहा व्युत्क्रम का योग। तो देखिए, इसके लिए सीधा सा होता है कि जितना योग है और जितना गुणनफल है उसको भाग कर देते हैं, योग बटे गुणनफल, आंसर आ गया 18 बटे 77। ठीक है, दो संख्याओं का योग 18 है, उनके गुणनफल 77 है, तो इसको भाग कर देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन फिर भी हम आपसे बोलते हैं कि थोड़ा सा सीख लीजिए कैसे करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 18 है और उनका गुणनफल 77। ठीक है, अब देखिए 11 और 7 दिख रहा है, 11 गुणा 7, 11 प्लस 7, लेकिन हमें उसके तो सोचने की जरूरत नहीं है। अब व्युत्क्रम कह रहा है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, 1 बटे ए 1 बटे बी। व्युत्क्रम हो गया, ए का उल्टा बी का उल्टा, इनका योग बताना है, बराबर क्या होगा ये तो पूछ रहा है। तो देखते हैं, इसको जोड़ने के लिए इसकी गुणा इधर करेंगे बी, प्लस इसकी गुणा इधर करेंगे ए, बटे इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे ए गुणा बी। तो a प्लस बी क्या है, 18 दे रखा है, और a गुणा बी कितना दे रखा है, 77। वही तो आ गया। ठीक है, तो हमने बताया कि अगर कभी भी व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है तो योग बटे गुणनफल होता है, लेकिन कैसे होता है वो आपके सामने सिद्ध कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 80 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। ट्राई कीजिए भाई। ओके, देखिए दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 80 है, ये तो दे रखा है हमें। ठीक है, लेकिन अब हमें एक्स्ट्रा चीज क्या समझनी है, दो क्रमागत विषम संख्या, क्रम से आने वाली विषम संख्या है, तो निश्चित रूप से a माइनस बी कितना होगा भाई, 2 होगा, क्योंकि क्रम से आने वाली विषम संख्या है, तो दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 ही होता है। a को बड़ा माना है, b को हमने छोटी संख्या माना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 80 दे रखा है। अब रखते हैं हम इसमें, इसको बोल सकते हैं हम a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर 80, और a माइनस बी कितना भाई, a माइनस बी 2 है, तो हम इसकी जगह अब हम क्या रख सकते हैं, यहां पर हम 2 रख सकते हैं, और ये वाला जो 2 है इधर जाएगा तो गुणा में हो जाए, भाग में आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 80 बटे 2 बराबर 40। तो अब हमें a प्लस बी मिल गया भाई 40। अब हमें a प्लस बी पता है, a माइनस बी पता है, ऐसी संख्या जिनका योग 40 हो, अंतर 2 हो, कौन सी है। अब ऐसी स्थिति कभी भी मिल जाए तो अगर हम इन दोनों को जोड़कर आधा करते हैं, 21 आ गया, ये मिलेगी बड़ी संख्या। अगर हम इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, और घटाएंगे 38 और आधा करेंगे तो छोटी संख्या आएगी। ठीक है, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी भाई, और घटाकर आधा करेंगे, माइनस करके 40 में से 2 कम करा 38, 38 का आधा 19, तो छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए इनका अंतर करेंगे डिवाइडेड बाई 2, बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इनको जोड़ेंगे डिवाइडेड बाई 2। ओके, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 2 गुणे में 24 जोड़ने पर वह संख्या अपने 3 गुणे से 9 अधिक हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी है। ट्राई कीजिए भाई। ओके, एक संख्या है जिसके 2 गुणे में 24 जोड़े, तो वह क्या हो रही है, अपने 3 गुणे से 9 अधिक हो जाती है। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो किसी संख्या के 2 गुणे में 24 जोड़े तो 3 गुणे से 9 अधिक हो गई। ए को एक तरफ कर लो, संख्या को एक तरफ कर लो, तो ये बच गया ए, और यहां आ गया 13, सॉरी 13 नहीं 15, 24 में से 9 कम 15 हो गया। ठीक है, तो ये इधर घट गया, ये उधर घट गया, ए बराबर 15 है, संख्या 15 है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल है, देखने में लग रहा है, लेकिन वास्तव में तो एक लाइन में भी हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 330 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी।
कह रहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 130 है। क्रमागत सम है 5 है, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था 330 को 5 से भाग देते हैं, आंसर आ गया 66। तो ये बीच की संख्या 66 है भाई। जब 5 से भाग देने पर जो संख्या आई वो बीच की संख्या 66 है। और 5 क्रमागत सम है, यानी 2 छोटी हैं और 2 बड़ी हैं। अब आपके सामने संख्या आ चुकी है। ओके, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आंसर आ गया 70। उम्मीद है क्लियर आ गया होगा। तो जितनी संख्या दे रखी है उतने से भाग दे दीजिए। जितनी संख्याओं का योग दे रखा है तो वो बीच की संख्या आ जाएगी, बाकी तो हो ही जाएगा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगर 4 या 6 दे रखा तो बीच में एक संख्या नहीं होती, तो वो उन दोनों संख्याओं के बीच में आएगी, ये ध्यान रखना है। एक छात्र से किसी संख्या को 55 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने गलती से उस संख्या को 85 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 720 अधिक था। तो सही उत्तर क्या था? ट्राई करना भाई, और मेरे कहने से एक बार अपना आंसर लिख जरूर लेना। पूरा ध्यान से पढ़िए, आंसर जरूर लिखिए। ओके भाई ठीक है। एक छात्र से किसी संख्या को 55 से गुणा करने के लिए कहा गया। 55A उसका सही आंसर होता, लेकिन उसने गलती से कर दिया कितना भाई? 85A। मान लिया संख्या थी A, उसने 55 से गुणा करना था, 55A आता, गलती से 85A कर दिया। तो गलती कितने की होगी? इन दोनों का अंतर कितना आ गया भाई? 30A बराबर 720। ये कह रहा उसका उत्तर सही उत्तर से 720 अधिक था, इससे ये फालतू है 720 बराबर 720 है। तो 30A बराबर 720, A बराबर कितना आ गया? 720 बटे 30, 18 आ गया, सॉरी 24। 720 बटे 30, 24 आ गया। लेकिन भाई हमारा सही आंसर नहीं आया। अगर आपने 24 आंसर लिखा तो गलत है। क्यों? ये पूछ रहा है तो सही उत्तर क्या था, ये नहीं पूछ रहा संख्या क्या थी, सही उत्तर क्या था। अगर संख्या पूछता तो 24, लेकिन सही उत्तर पूछता तो सही उत्तर था 55A। तो 24 गुना 55 भी करना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखना है। ऐसे सवाल में इन चीजों की, छोटी छोटी चीजों का ध्यान जरूर रखें भाई आप, क्योंकि ये अगर छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक आध नंबर आपका ऐसा चला जाएगा जो नहीं जाना चाहिए था, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उसका दुख बहुत होता है भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया हमने। एक छात्र से किसी संख्या को 72 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने गलती से उस संख्या को 27 से गुणा कर दिया। तो गुणनफल में कितने प्रतिशत की गलती हुई? अच्छा भाई, अब कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, यहां संख्या तो पूछा ही नहीं है। तो मान लिया 1 से गुणा करना था, तो सही उत्तर आता 72, आ गया 27। ये सही था, ये गलत है। तो उसने कितने की गलती की? 27 और 72 में भैया 45 की गलती। कितने की? 45 की। लेकिन पूछ रहा कितने % गलती हुई? तो त्रुटि गुणा 100 बटे सही मूल्य। सही तो 72 था ना, बस ये जरूर ध्यान रखना भाई। त्रुटि गुणा 100 बटे सही मूल्य। तो आ जाते हैं, तो 9 से ये 8 बार, 9 से ये 5 बार, 4 से ये 2 बार, ये 25 बार। ठीक है, अब 125 बटे 2%, 125 बटे 2 यानी कि 62.5% की गलती हुई है। आंसर आ गया 62.5% की त्रुटि हुई है। दैट्स ऑल। ठीक है, अगर यहां पर आप 1 की बजाय कोई और मानेंगे, 2 मानेंगे, तो ये 144 हो जाता है, 54 हो जाता, तो भी यही करना होता हमें। आप 10 मानेंगे तो ये 720 हो जाता है, 270 होता, तो भी यही करना होता हमें। तो हमें करना क्या है? सही उत्तर गलत उत्तर का अंतर आया 45, त्रुटि हुई 45 की। त्रुटि गुणा 100 बटे सही मूल्य। सही तो 72 है ना, तो जो सही आना था उसको नीचे रखना है, जो गलती जितने की हुई है वो ऊपर। त्रुटि गुणा 100 बटे सही मूल्य। उम्मीद ठीक है, लिख दूं मैं। ऐसे सवाल में हम कितने % त्रुटि हुई, तो उसके लिए लिखते हैं त्रुटि जो गलती हुई है गुणा 100 बटे सही मूल्य, यानी सही उत्तर जो था, जो सही होना था, उसको नीचे लिखेंगे भाई। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। यदि किसी संख्या के तिहाई और चौथाई का योग उस संख्या के आधे से 8 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? आ जाते हैं। एक संख्या है A, इसके तिहाई
और उसके चौथाई का योग। एक संख्या के तिहाई और चौथाई का योग उस संख्या के आधे से 8 अधिक है, यानी ये 8 अधिक है, ये 8 कम है। अगर इसमें से इसे घटाएं तो मिलेगा क्या? 8। कह सकते हैं तिहाई और चौथाई का योग आधे से 8 अधिक है। तो अब 3, 4 और 2 का एलसीएम 12 आ गया। तो 4 से ये 4a प्लस 3a माइनस 6a बराबर 8। भाई 2 से 6 बार कट गया, वो तो सिंपल जानते हैं। 7a माइनस 6a, a बटे 12 8 आ गया है। तो a बराबर कितना आ गया? a बराबर आ गया 8 गुणा 12। ये इस घटकर a आ गया। a बटे 12 8 है, तो a बराबर 8 गुणा 12 यानी 96 आ गया भाई। क्लियर है? ओके भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। बहुत आसान सा सवाल है। किसी संख्या के 10 गुणे में से 10 घटाकर शेष को 2 से भाग दे तो संख्या से 4 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। देखते हैं, किसी संख्या के 10 गुणे में से 10 घटाकर शेष को 2 से भाग दे तो संख्या से 4 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? ट्राई कीजिए भाई। ओके, आ जाते हैं। संख्या ए, इसके 10 गुणे में से 10 घटाकर शेष को 2 से भाग दिया। 10 गुणे में से 10 घटाकर शेष को 2 से भाग दिया तो संख्या से 4 गुना प्राप्त हुआ, 4a प्राप्त हुआ। तो इसको हम कह सकते हैं 10a माइनस 10 इक्वल टू 8a। इसको इधर ले गए तो माइनस का 10 इक्वल टू 8a माइनस 10a इक्वल टू माइनस का 2a। माइनस से माइनस कैंसिल, 2a 10 है तो a के कितना भैया? 5 है। a बराबर 5 आ गया। दैट्स ऑल। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके भाई, देखिए सवालों की लैंग्वेज पर जरूर, क्वेश्चन जो लैंग्वेज है उस पर जरूर ध्यान दीजिए भाई। ठीक है, मैंने फिर बोल रहा हूं कि आज फर्स्ट पार्ट है, इसीलिए मैं बस प्रैक्टिस के हिसाब से क्वेश्चन दे रहा हूं। आज का मेन उद्देश्य है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगले सवाल जो आएंगे तो वो अच्छे लेवल के सवाल आपके सामने आएंगे। हालांकि इसमें भी आपको बहुत सारे अच्छे मिल गए होंगे। बहुत अच्छा सवाल है 19वां। एक बर्तन पानी से आधा भरा है तो उसका वजन 17 किलोग्राम। यदि चौथाई भरा हो तो वजन 10 किलोग्राम है। यदि बर्तन पानी से पूरा भरा हो तो उसका वजन कितने किलोग्राम होगा? ठीक है भाई, ट्राई करिए। ओके, देखिए इस सवाल की अगर हम बात करें तो इस सवाल में हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है। ये कह रहा है एक बर्तन पानी से आधा भरा, हम समझाने के लिए याद से ले रहे हैं। ये बर्तन है, ये पानी से आधा भरा है तो उसका वजन है 17 किलोग्राम। यदि चौथाई भरा हो, बर्तन वही है ये लेकिन कम भरा है इस बार, तो वजन है 10 किलोग्राम। यदि बर्तन पानी से पूरा भरा हो तो कितना होगा? ये कह रहा है कि अगर बर्तन वही हो और बर्तन को पूरा का पूरा पानी से भर दें तो उसका वजन कितना हो जाएगा? अब देखिए भाई, ध्यान से सुनना। इसमें जो हमें सवाल दे रखा है, इसमें कह रहा है बर्तन पानी से आधा भरा है तो, और ये चौथाई भरा है तो चौथाई पर इसका हाफ हो जाना था, लेकिन हाफ नहीं हुआ। चौथाई से डबल करते 10 का 20 होता, लेकिन डबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका कारण यह है कि इसमें 2 वजन कैलकुलेट हैं। इसमें क्या है? इस बर्तन का वजन है जो खाली बर्तन है। मान लिया बर्तन का वजन है b और पानी का वजन है w। b प्लस w बराबर 17। लेकिन पानी कितना है? आधा। पानी है w बटे 2 लिखेंगे हम। ठीक है, अगर आप पूरा होता तो w लिखते हैं। बर्तन का वजन प्लस पानी का आधा वजन 17 हो गया। इसमें क्या है? बर्तन का वजन प्लस पानी का चौथाई वजन बराबर 10 हो गया। अगर हम इन दोनों को घटाएं तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया। तो इन दोनों में अंतर किसका आ रहा है? पानी के बर्तन का वजन का ही। तो आधा और चौथाई में चौथाई का अंतर होता है, या हम ये कह सकते हैं w बटे 2 माइनस w बटे 4 बराबर 7 कह सकते हैं ना। जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 4 आ गया, तो 2w में से 1w गया, यानी कि w बटे 4 बराबर 7। तो इसका मतलब वाटर कितना है? 28 है। अगर टोटल है तो w बराबर कितना आ गया? 28। कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहां पर रख सकते हैं w बराबर 28, तो w बटे 4 2 बराबर 14। 14 में बर्तन का वजन जोड़े 17, तो b बराबर कितना आ गया? 3। फिर से देखिए, w बटे 4 बराबर 7, तो w कितना आ गया भाई? w आ गया 28।
तो W/2 कितना हो गया? 14 हो गया। अब हम W/2 यहां रख सकते हैं 14। अगर हम इसकी जगह 14 रखें यहां पर, तो B + 14 17 है, तो B कितना आ गया? B बराबर आ गया 3। यहां पर भी रख के देख सकते हैं आप। W/4 7 है, ये 7 में B जोड़ने पर 10 है, तो B बराबर 3 है, W बराबर 28 है। कह रहा है यदि बर्तन पानी से पूरा भरा हो, यानी पानी पूरा हो बर्तन भी पूरा होगा, तो दोनों का वजन जुड़कर 28 और 3 31 किलोग्राम हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर पूछ रहा तिहाई भरा, चौथाई भरा है, 5वां भाग भरा, 8वां भाग भरा, कुछ भी पूछ रहा है, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को करें भाई, तो याद रखना इसमें 2 चीजों का वजन शामिल होता है, बर्तन का वजन, पानी का वजन आधा है, जो कि बर्तन और पानी का आधा वजन, बर्तन और पानी का चौथाई वजन दे रखा है। तो इन दोनों में बर्तन का वजन तो बराबर है, सिर्फ पानी का चौथाई और पानी के आधे का अंतर लेना हमें। W/2 W/4 अंतर 7 आया था, 10 और 17 में 7 का अंतर। तो शुरू करते हैं आज का सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। देखिए भाई, जब हम इसकी बात करते हैं तो पहला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या के वर्ग में से उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के वर्ग को घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या किस अधिकतम संख्या से विभाजित होगी। ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या है के वर्ग में से उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के वर्ग को घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या किस अधिकतम संख्या से विभाजित होगी, और ये ऐसे बताना जो 100% विभाजित हो। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, देखिए अब इसके लिए हमारे पास 2 चीजें हैं। 2 चीजें क्या? एक तो हम थोड़े से गैस कर सकते हैं, जैसे कि पहले कोई भी 2 अंकों की संख्या लेते हैं, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास संख्या है 21 और इसको पलटे तो 12। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के वर्ग में से उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के वर्ग को घटाएं, यानी 21 के वर्ग में से 12 का वर्ग घटाना है, तो 441 माइनस 144। 441 में से 144 घटाना है हमें, याद रखिए भाई। तो हमारे पास बचेगा 257। ठीक है, अब 257 जो है ये क्या है? इसको आप कह सकते हो 99 गुणा 3। कोई और संख्या लेते हैं। अगर हम इसकी जगह हम ले लेते हैं 52 का वर्ग पलटे तो 25 का वर्ग। 52 के वर्ग कितना होता है? 2704 में से 625 घटाएं। अब जब 2704 में से 625 घटाएंगे हम, तो कितना बचेगा? 2700 में से 600 घटाएं तो हमारे पास 2100 बचता है, लेकिन उसमें 21 कम है, तो 2100 में 21 कम है तो 2079। अगर हम 2079 की बात करें तो ये क्या है? इसको हम कह सकते हैं 99 गुणा 21। तो ये भी 99 से कट रहा है। ठीक है, और भी संख्या देख सकते हैं, तो हमारा आंसर 99 आ रहा है। लेकिन ये तो हम 2-3 संख्याओं पर चेक करके देख सकते हैं, लेकिन कहेंगे ये 3 से भी कट रहा, 99 से भी कट रहा, ये 99 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, तो क्या 99 गुणा 3 यानी 297 से कट सकता है क्या? ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो उसके लिए हमें और भी एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। एक तरीका तो हमारे पास ये होता है भाई, जिसमें हम उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम मैथ के हिसाब से। मैथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखते हैं। देखिए, मान लिया 2 अंकों की एक संख्या है 10x + y। इसके अंकों को पलट दे तो 10y + x। 10x + y संख्या है, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या है। इनके वर्गों को घटाएं तो कितना हो गया? 100x² + y² + 20xy। 2 × 10x × y। अब देखिए माइनस ये सारे माइनस हो जाएंगे, मालूम है आपको। 100y² - x² - 20xy कैंसिल हो गए। ओके भाई, अब देखते हैं 100x² + y² 100y² - x²। x² और x² को देखिए तो ये बचा 99x²। y² प्लस का है, 100y² माइनस का है, माइनस का 99y² बच गया। 99 को कॉमन ले लिए, x² - y²। तो इसका मतलब
कोई भी संख्या लेंगे उसमें 99 कॉमन जरूर आएगा। जब हमारी दो कोई संख्या तो 99 कॉमन आएगा। अब जब 99 कॉमन आएगा तो इसका मतलब वो 99 से कटेगी ही कटेगी। जो भी संख्या मिलेगी हमें जो इनका अंतर आएगा वो इस फॉर्म में मिलेगा, 99 से जरूर कटेगा, चाहे x चाहे y कुछ भी हो। समझ में आ गया भाई? तो अगर इस सवाल की बात करें कि अधिकतम किस संख्या से विभाजित होती है, तो 99 से 100% विभाजित होगी, और किसी से हो या ना हो लेकिन 99 से जरूर विभाजित होगी भाई। समझ में आ गया? उत्तर समझ में आ गया होगा। तो एक ये ओरिजिनल मैथ का तरीका है, बाकी आप थोड़ा साइंस लगा कर भी कर सकते थे, लेकिन इसमें ओरिजिनल मैथ अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा है भाई। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अब ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कई बार हमारे सामने कि इसको वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखेंगे, इसको वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखेंगे, इसको वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखेंगे। ये हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दे दिए। देखिए, पहले वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं। तो जब हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं तो सपोज कीजिए हमसे कोई कह रहा है, देखिए मैं समझाने के लिए हाथ से लिख रहा हूं मैं। अगर हमसे कोई कह रहा है 185, तो 185 को हम क्या बोल सकते हैं, 185 गुणा 1, और 1 का मतलब है 10 की पावर 0 बोल सकते हैं। ठीक है, 185 गुणा 10 की पावर 0 है। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो इसको हम बोल सकते हैं 18.5 गुणा 10। 10 का मतलब 10 की पावर 1, क्योंकि 18.5 में 10 की गुणा करेंगे तो 185 रहेगा। थोड़ा और बढ़ाएं तो इसको बोल सकते हैं 1.85 इंटू 100। 100 का मतलब है 10 की पावर 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दशमलव यहां थी या इसमें यहां थी। जब हमने दशमलव को इधर खिसकाया तो 10 की पावर 1 बढ़ गई। जब एक और स्थान खिसकाया तो 10 की पावर 1 और बढ़ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम दशमलव को इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं, तो हमारी पावर में बढ़ोतरी होती है। अगर हम दशमलव को इधर मूव कर रहे हैं तो पावर में कमी होती है। ये समझ में आ गया? पहली चीज तो आपको याद रखनी है, जब भी आपको वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है तो याद रखना दशमलव को आप राइट से लेफ्ट ला रहे हैं तो प्लस करेंगे पावर को, और लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं तो पावर को माइनस करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये चीज आपको मैंने समझा दी है क्यों हो रहा है, ये इसलिए भी समझाया कि अगर भूल जाए तो। ठीक, दूसरी बात भाई, अब वैज्ञानिक पद्धति में लिखते समय हमें जो ध्यान रखना है कि हमारा जो है दशमलव जो है उससे पहले 1 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दशमलव से पहले 1 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। इसका मतलब इसको लिखेंगे हम 5.43। इसको क्या लिखेंगे, 5.43, यानी ये वाली दशमलव इधर मूव करनी है हमें। ठीक है, इधर मूव कर रहे हैं तो हमारी पावर घटेगी, ये भी क्लियर है। अब कितनी घटेगी देखते हैं, 1 2 3 4 स्थान इधर खिसकाया है तो 4 पावर में कमी कर देंगे, तो 10 की पावर 4 कम करा तो 5 रह गई। पहले 9 थी, अब 5 रह गई भाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए, फिर से मैंने क्या बताया, हम बोल रहे हैं कि जब आप वैज्ञानिक पद्धति में लिख रहे हैं तो दशमलव से पहले 1 अंक होता है, 2 अंक दशमलव के बाद होते हैं, यानी हमारी जो दशमलव आएगी वो यहां पर आएगी, तो हम बोलेंगे 5.43 गुणा। फिर दूसरी बात आपको याद रखनी है, जब दशमलव को इधर खिसकाते हैं तो पावर घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो 10 की पावर 9 में से 4 कम कर दिया, 1 2 3 4 स्थान कम करा तो कितना बचा, 9 में से 4 कम हुआ तो 5 रहेगा। ठीक है, दूसरे को देखते हैं, इसमें देखते हैं, यहां दशमलव है तो हमें चाहिए 2.75। दशमलव को हमने 2 स्थान इधर खिसकाया, जब दशमलव को 2 स्थान खिसकाया तो पावर घटेगी, 10 की पावर -5 था, -2 और करें तो -7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए -5 -2 बराबर क्या होता है, -7। पहले -5 था, 2 और कम करना है तो -7 हो गया, ये भी ध्यान रहेगा। ओके भाई, ठीक है, तो माइनस की भी पावर आए तो भी यही करना है, प्लस की आए तो भी यही करना है। अब तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे सवाल की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखें, इसमें कोई दशमलव नहीं है, कोई 10 की पावर नहीं है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं हम 382 गुणा 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर 1 0 तो 10 की गुणा, 2 0 तो 100 की गुणा, 3 0 तो 3000 की, और 4 0 10 मतलब 10,000 की। कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं नहीं। इसका मतलब 382 मल्टीप्लाई बाई 10,000। समझ में आ गया। देखिए सीधी सी बात है कि 150 का मतलब क्या होता है, 15 गुणा 10 होता है ना। तो अगर 1 0 तो 10 की गुणा, 1500 का मतलब गुणा 100,
15,000 का मतलब गुणा 1,000, समझ में आ गया। तो जितने जीरो है उतने, मतलब 10 के साथ उतनी, मतलब जैसे 3 जीरो है तो 1 के साथ 3 जीरो लगाएंगे, 5 जीरो तो 1 के साथ 5 जीरो लगाएंगे। इसको इतना बोल सकते हैं, आप समझ में आ गया होगा आपके। अब इसके बाद देखते हैं, लेकिन अब हमें 10 की पावर के रूप में देखना है। 10 की पावर कितनी होगी, ये 4 होगी, तो इसको बोलते हैं 10 की पावर 4। ठीक है, 10 को 10 की पावर 1, 100 को 10 की पावर 2, यानी जितनी जीरो होती है 10 की उतनी पावर होती है। अब हमें पावर मिल गई, दशमलव नहीं है, लेकिन हम दशमलव को इसको यहां बोल सकते हैं। ठीक है, इसको दशमलव को यहां बोल सकते हैं, 382.00 कितना बोल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, दशमलव इधर चाहिए, तो 3.82 चाहिए गुणा 10 की पावर। अब 4 को बढ़ाना है घटाना है, उसके लिए मैंने पहले लिख दिया है, अगर इधर मूव कर रहे हैं तो पावर बढ़ेगी, 4 में 2 जुड़ जाए तो 6 हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको पूरे को देखते हैं। इसको हम बोल सकते हैं 382.0000, इतना तो दे रखा है, इसके बाद दशमलव लगा के डबल जीरो लिख दिया हमने। ये दशमलव हमने अपनी तरफ से लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू इतनी है, गुणा 1 कह सकते हैं, 1 का मतलब 10 की पावर 0 भी है, इतना बोल सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 0 का मतलब 1 है और 1 की गुणा कर तो कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू बराबर है। अब हम इसको दशमलव को यहां से यहां ला रहे हैं, तो कितना ला रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 स्थान किसका रहे हैं, तो इसको बोलेंगे 3.82 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किसी संख्या को वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखते हैं। भाई थोड़ा और बढ़ते हैं, लेकिन हमने जो वैज्ञानिक पद्धति में बताया है कि भाई अगर सपोज किया आपके सामने ऐसा आ जाए तो क्या करना है कि दशमलव से पहले 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। लेकिन अगर बाई चांस एक सवाल और ले लेते हैं, 0.5 सॉरी अभी रुक जाइए, थोड़ा बाद में लिखते हैं, 0.0528693 गुणा 10 की पावर 6। अब इसको करना है, इसको लिखवा रहा है कि वो दशमलव के मतलब वैज्ञानिक पद्धति में, तो हम दशमलव से पहले 1 अंक तो ला सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद तो बहुत सारे अंक है, तो हम इसको लिखेंगे 5.286935 गुणा 10 की पावर। जब पावर को इधर खिसका रहे तो बाएं हाथ को भी 4, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, दशमलव से पहले 1 अंक कर दिया, लेकिन अभी इसके बाद तो बहुत सारे अंक है, हमें 2 ही अंक चाहिए। तो जनरली क्या होता है, जो दशमलव के बाद बहुत सारे अंक होते हैं, तो तीसरे अंक को देखिए, अगर ये 5 है या 5 से बड़ा है, याद रखना 5 है या 5 से बड़ा है, तो इससे पहले की संख्या को 1 बढ़ा देंगे, बाकी सभी को गायब कर देंगे, तो इसको 5.29 बोल देंगे गुणा 10 की पावर उतना ही रहने देंगे, इनकी अब कोई जरूरत नहीं है। अगर 5 या 5 से बड़ा है, तो अगर ये 4 है, 3 है, 2 है, तो ये 28 ही रह जाता। अगर यहां पर तीसरा अंक 2 होता तो ये 8 ही रह जाता, 5.28 ही रह जाता। अब ये कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए इसके लिए हम ये मानते हैं कि हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए कहीं पर वस्तु का रेट लिखा हुआ है 5.28 रुपीज, ठीक है, 5.28 रुपीज। तो अभी देखिए, हालांकि अब तो इतना है कि 5 रुपए चलेगा या 6 रुपए चलेगा, लेकिन अगर पैसे भी होते तो 5.28 रुपीज में, तो इस 28 को क्या करते हैं, इसके पास के 10 के रूप में बदलना है, तो 28 पैसे को क्या बोलेंगे हम, नजदीक में 20 पैसे 20 पैसे या 30 पैसे, तो 30 पैसे इसको 30 मान लेंगे, तो पास वाली संख्या मान ली जाती है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए, मान लिया हमारे पास कह रहा है कि 3.2315, ठीक है। अब अगर हम इसको पास में मान रहे हैं तो 3.2315, तो अब 2315 है, 2315 को हमें सैकड़े में ही मानना है, ठीक है। तो इसके नजदीक 2300 होगा या 2400 होगा, तो आप सब समझ रहे हैं कि 2300 नजदीक है, तो 3.2300 मान लेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक वाले को हमने गायब कर दिया। अगर यहां होता 75, तो ये 2400 होता, तो 2424 मान लेते हैं, बाकी को 0 मान लेते हैं। तो इनको हम 0 के रूप में मानने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कि अगर आपके पास ऐसी कभी भी समस्या आ जाए, हालांकि आता नहीं, लेकिन अगर कभी आ जाए
तो क्या करना है, तो 5.286935 10 टू द पावर 4 है। अब मैंने बताया कि आप तीसरे अंक को देखिए, अगर ये 5 है या 5 से बड़ा है, 5 है उसके बाद भी है तो यानी कि आधे से ज्यादा हो चुका है, तो 5 या 5 से बड़ा है तो इसको 1 बढ़ाएंगे, और अगर ये 5 से छोटा है तो इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे, इन सभी को गायब कर देंगे। अब क्योंकि 5 से बड़ा था तो 29 कर देंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा वैज्ञानिक पत्ती में कैसे लिखते हैं भाई। जैसा कि मैंने बताया, इस चैप्टर में हम आपको अलग अलग वैरायटी के कई सारे सवाल बताने वाले हैं, तो प्लीज एक एक सवाल को ध्यान से देखना। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप पहले से जानते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनको आप जानते हैं लेकिन उससे बेहतर तरीके से करना आपको सिखाया जाएगा। तो देखते रहिए, अभी 2 ही सवाल में है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी देखिए, बिल्कुल सिंपल करना है कि गुणा भाग प्लस माइनस करना है दशमलव में। अब कैसे करते हैं, देखिए बोर्ड मैथ्स मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बोर्ड मैथ्स का भी यूज करना है। तो यहाँ पर प्लस कहाँ पर है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, 2 हिस्सों को हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो पहले हमें गुणा और भाग करनी है, तो पहले गुणा करें या भाग करें, एक ही बात होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं 0.24 डिवाइडेड बाई 0.0012, ठीक। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको समझाया जा सके नई चीज। देखिए, अगर कभी आपको भाग करनी है तो पहले भाग करेंगे हम, इधर वाले हिस्से को देख लें, उसको बाद में देखेंगे। तो भाग करने का एक नियम होता है कि संख्या को संख्या से भाग दीजिए। 24 को 12 से काटें तो कितना आ गया, 2, ठीक है, ओके। इसके बाद ऊपर 2 अंक है, नीचे 4 अंक है। इस बार नीचे अंक फालतू है, अगर नीचे अंक फालतू है तो जितने अंक फालतू है उतनी 0 लगाएंगे, यानी इसका भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए, इसमें मैं भाग विधि एक और बता रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए 0.0006 है और यहां पर 0.2 है, तो हम 6 को 2 से भाग देंगे, 6 को 2 से भाग दिया, 3 आ गया, ठीक है। ऊपर कितने अंक दशमलव, 1 2 3 4, नीचे अंक है 1, तो 4 अंक ऊपर 1 अंक नीचे, तो 4 में से 1 गया, 1 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, 3 बच गया, यानी 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। थोड़ा और देखते हैं, सपोज कीजिए, मैं पहले अभी भाग सिखा रहा हूँ, सवाल पर बाद में आ रहे हैं। सपोज कीजिए हमारे पास है 0.00015, 0.0003, तो 3 से 15 कितनी बार कटेगा, 5 बार। पहले 3 से 15 को भाग कर दिया, ठीक है। अब देखिए, ऊपर 5 अंक है, नीचे 4 है, दशमलव के बाद ऊपर 5 है, नीचे 4 है, तो 5 ऊपर नीचे 4 घटाए तो 1, यानी 1 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, 0.5 आंसर आ गया। 1 अंक को छोड़ के दशमलव लगाना है, ठीक है। अब वही चीज थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अगर हमारे पास 0.0000, तो 3 से 15 को भाग दिया, कितना आ गया भाई, आंसर आ गया यहाँ पर 5, ठीक है। लेकिन ऊपर है 5 अंक, नीचे है 7 अंक, ऊपर 5 नीचे 7, इस बार नीचे फालतू है, तो नीचे जितने फालतू थे इतनी 0 लगा देते हैं, ये याद रखना। भाग समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हमने इसी विधि से, जैसा मैंने इसको बता रहा था, इसी विधि से हमने पहले इस वाले पोर्शन को भाग दिया, तो 24 को 12 से भाग दिया 2, ऊपर 2 अंक, नीचे 4 अंक, तो 200 आ गया। इसको गुणा किससे करना है, 0.003 प्लस करना है 0.1 इंटू 0.2, ठीक, भाग समझ में आ गया। अब गुणा और समझ लीजिए भाई, गुणा करते वक्त हमें क्या करना है, गुणा अंकों के अंकों में गुणा करनी है। जैसे 1 और 2 की गुणा 2 हो गई, फिर यहाँ 1 अंक, यहाँ 1 अंक, 2 अंक हो गए, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगी। ऐसे ही 3 और 2 की गुणा 6 हो गई। अब लेकिन इसमें 0 भी है, तो 3 और 2 की गुणा करें 6, जितने अंक है उनके 0 है उनको लगा लीजिए, ऐसे 0 जो बिना दशमलव वाले उनको लगा लीजिए। तो 3 दूनी 6, 600 हो गया, 3 और 2 से गुणा 600 हो गया। अब यहाँ पर दशमलव के अंक थे 1 2 3, इसमें 3 अंक है, तो 1 2 3, ये 0 काउंट होगी क्योंकि हमने यहाँ पर काउंट किया इसको, तो 0.6 आ गया। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 0.6 और 0.02 को जोड़े। बस याद रखना, जब दशमलव के अंकों को जोड़ रहे हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ना। बहुत सारे 6 और 2 8 कर देते, गलत हो जाता है। तो 0.60.02, तो पॉइंट कितना आ गया, 0.62 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का भाई, ठीक है। इस सवाल के माध्यम से मैंने आपको दशमलव को सोल्व करना बताया है, प्लस कैसे किया जाता है, माइनस गुणा भाग कैसे करते हैं। मैंने भाग के तो कई सारे उदाहरण बताए, इस सवाल के
माध्यम से ही, लेकिन मैं आपको एक गुणा का एक चीज और बताने चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि मैंने क्या कहा है कि आपसे गुणा करने के लिए कह रहा 0.002 0.04 100 गुणा 30, मान लीजिए इनकी गुणा करनी है हमें सभी की। तो पहले हम दशमलव भूल जाइए, जीरो भूल जाइए, दशमलव भूल जाइए, जीरो भूल जाइए, अंकों की गुणा करिए। 2 गुणा 4 8 गुणा 1 8 गुणा 3 24। ना तो दशमलव पर ध्यान देना, ना जीरो पर ध्यान देना, सिर्फ अंकों की गुणा करनी है। यानी 2 की गुणा करनी है, 4 की, 1 की और 3 की। 3 एकम 3 12 दूनी 24, ठीक है। उसके बाद ऐसी जीरो उठाइए जो दशमलव के बगैर है। कितनी है? 1 2 3 जीरो लगाने, ऐसी जीरो बगैर दशमलव वाली। अब आपको करना क्या है, ऐसे दशमलव के अंक को काउंट करते हैं। कितने? 1 2 3 4 5, 5 स्थान छोड़ के राइट हैंड से 5 गिनिए। 1 2 3 4 5, आंसर आ गया 0.24, क्योंकि दशमलव लगते ही ये जीरो खत्म हो जाता है आंसर में, ठीक है। एक और देखते हैं, 0.02 0.002 0.5 या 3 ले लेते हैं, और जीरो, इसको जीरो नहीं लिखते हम, डायरेक्ट 6 लिखते हैं। 600 मान लिया ये आ गया। इनकी गुणा करनी है। तो हमने क्या कहा, पहले दशमलव और जीरो इनको भूल जाइए। सोचिए ना दशमलव है ना जीरो, सिर्फ अंकों पर ध्यान दीजिए। 2 4 12 72, ठीक है। 6 3 18 दूनी 36 दूनी 72, ठीक है। गुणा कर। इसके बाद ऐसी 10 जीरो जिनमें दशमलव नहीं है। यहाँ दशमलव यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 जीरो लिख ली। अब दशमलव के अंक काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 छोड़ के दशमलव है, तो इधर से 6 लिखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 ही है, हमें 6 लगाना है। 5 तो है, इधर एक जीरो और लगाएंगे, यहाँ पर लगेगा। तो जैसे ये लगेगा ये तो रह जाएगा, लेकिन ये दशमलव जो बाहर वाले जीरो होते हैं वो खत्म हो जाती है। तो 0.07 पे आंसर आ गया, ठीक है। अभी हमने इस सवाल के माध्यम से आपको गुणा और भाग बताया। प्लस कैसे होता है वो सभी जानते हैं, वो तो इजी चीज होती है। अब उसी हिसाब से एक बार फिर से हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमें करना क्या, पहले इसको करना है, इसको करना है। तो 24 को 12 से भाग दिया 2, ऊपर 2 अंक नीचे 5 अंक, सॉरी नीचे 4 अंक, ऊपर 2 नीचे 4, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगी। 2 फालतू है नीचे, गुणा 0.003 प्लस 0.1 गुणा 0.2। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों की गुणा करते हैं। पहले 2 3 600 हो गया। 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा, प्लस 1 और 1 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, ठीक है। इतनी स्पीड से आप कर सकते हैं, ठीक। अब इनको देखिए, इसको भी चाहे तो ऐसे जीरो लगा सकते हैं, दशमलव के अंक बराबर कर सकते हैं, या 0.60 प्लस 0.02, ठीक है। तो 62 और 02, ठीक है। 60 और 02 को जोड़े तो 0.62 आंसर आ गया। दैट्स ऑल, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसको प्लीज आप करके देखेंगे। 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.7 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 0.2। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, ठीक है। अगर आपने किया इसको ऐसे कि 7 और 7 की गुणा 49, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगी, प्लस 0.2 को 0.2 को 0.2 से भाग दिया तो 2 एकम 2, 1 अंक छोड़ के दशमलव लगेगी। यहां तक बहुत सारे भाई सही करते हैं, लेकिन फिर जल्दबाजी में गलती करते हैं तो 49 और 1 50 कर देते हैं, 0.50 कर देते हैं, जो कि गलत आंसर है। ये नहीं करना भाई। मैंने भी बताया कि दशमलव के अंक में जब जोड़ना है, या तो दशमलव के नीचे दशमलव रखिए, या दशमलव के अंकों को बराबर कीजिए। तो ये 49 है, ये 10 है, तो 49 और 10 जोड़े, यानी कि हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, इसको ऐसे भी तो जोड़ रहे हैं ना। दशमलव के नीचे दशमलव रख के दशमलव के अंक बराबर करेंगे तो कितना आ गया, बराबर आया 0.59 आएगा भाई, ठीक है। 0.50 नहीं आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। दशमलव वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके पास बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति के पास 50 रुपए और 20 रुपए के 43 नोट थे। यदि उसके पास कुल धन 1400 रुपए था तो 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, या 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। भाई ऐसे सवालों को करने के बहुत सारे ट्रिक आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पर भी मिल जाएगी, अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं। लेकिन भाई आज हम आपको जो तरीका बता रहे हैं
वो कहां पर काम करेगा पहले उसको सुनिए। देखिए इसमें एक सवाल है नोट वाला, एक होता गाय और मनुष्य के पैर और सिर वाला, एक होता जिसमें नंबर मिल रहे हैं नंबर कट रहे हैं उस वाला, और एक दो जगह पर और भी चल जाता है। ये सारे सवालों के लिए आप अलग अलग ट्रिक याद करते हैं। मैं कह रहा हूं कोई ट्रिक याद मत कीजिए, आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, हर सवाल एक ही लाइन में हो जाएगा। याद रखना लाइन एक यूज करनी पड़ेगी, लेकिन याद रखना जो हम एक तरीका बताएंगे वो हर जगह कामयाब होगा, वरना तो आपको बार बार ट्रिक करनी पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखना मैं इस सवाल को 3 तरीके से आपको अलग अलग ट्रिक से भी बता सकता हूं, लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा भाई। तो प्लीज समझने की कोशिश करना। वो अगर आपको ट्रिक सीखनी है तो बहुत सारे चैनल हैं जिन पर आपको ट्रिक मिल जाएंगे, लेकिन याद है कि जैसे ही सवाल बदलता है आपकी ट्रिक बदल जाती है। और हम चाह रहे हैं ऐसा तरीका जो एक ही तरीका हो, कम से कम 3-4 तरह के सवालों को हैंडल कर सके। तो इसलिए समझने की कोशिश करना। देखिए कौन कौन से नोट है, 50 रुपए के और 20 रुपए के, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नोट कौन से, तो 50 रुपए के हैं और एक 20 रुपए के, ठीक है। कुल नोट कितने, 43 है। कुल धन कितना, 1400 रुपए, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, कोई सी भी एक नोटों की संख्या ए मान लो ये ए है, 50 के नोट। कुल 43 नोट है जिनमें से 50 के नोट ए हैं, तो दूसरे कितने रह गए, टोटल माइनस ए। याद रखना एक को ए मानते हैं, एक को टोटल माइनस ए। टोटल कितने, 43 नोट्स हैं, नोट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। टोटल नोटों की संख्या 47 होती है, 47 माइनस ए होता है। टोटल नोटों की संख्या 28 होती है तो 28 माइनस ए होता। टोटल नोट 10 होते हैं, 10 माइनस ए होता। यानी कि ये मानकर चलिए कि एक व्यक्ति के पास 43 नोट है, 50 रुपए के और 20 रुपए के। उसने टोटल 43 नोटों में से 50 रुपए के नोटों को माइनस कर दिया, तो बचे किसके, 20 रुपए के नोट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ऐसे में एक होता ए, दूसरा होता टोटल माइनस ए, ओके। अब दूसरा देखिए, अभी अगर आपके पास 50 रुपए का एक नोट है तो कितने धन है, 50 रुपए। 2 नोट है तो कितना धन है, 100 रुपए। आप कहेंगे 50 रुपए के 2 नोट है, कितने धन है, 100 रुपए, यानी 50 गुना 2, पक्का, ठीक है। 50 रुपए के 3 नोट है तो कितने धन हो गए आपके पास, 150 रुपए, यानी 50 गुना 3, ओके। तो यानी कि जितने नोट हैं और उसमें 50 के गुणा करें तो कुल धन आ जाएगा 50 वाले से। तो इसमें कुल धन कितना हो गया, 50 है। इसमें कुल धन कितना हो गया, 20 गुना ये 20 के नोटों का धन, ये 50 के नोटों का धन, और इन सभी को जोड़े तो बराबर कुल धन 1400 रुपए। फिर से देखिए, एक होगा ए, दूसरा होगा टोटल माइनस ए। इसकी गुणा इसमें कीजिए, इसकी गुणा इसमें करिए, दोनों को जोड़कर बराबर कुल धन कर दीजिए। कभी सवाल गलत नहीं होगा, चाहे 50 रुपए 20 रुपए के नोट हो, चाहे 100 रुपए 500 रुपए के नोट हो, चाहे 100 रुपए का नोट हो, 2000 रुपए का नोट हो, चाहे ये कहे कि एक नोट 10 रुपए का, एक 200 रुपए का है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हर सवाल यहां से जाएगा। आपको हर एक ट्रिक सोचने की जरूरत नहीं है। फिर से देखते हैं, मैंने क्या कहा, एक को ए मानिए, दूसरा टोटल माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसकी गुणा करेंगे, इसमें इसकी गुणा करेंगे, बराबर कुल धन हो जाएगा। कुल धन क्यों, वो भी मैंने बताया कि अगर 50 रुपए का एक नोट तो 50 रुपए, 2 नोट है तो 100 रुपए, यानी 50 गुना 2, तो कुल धन हो गया 50 से ये, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, इसको तोड़ दें, 50 ए प्लस 43 दूनी 86, 860 माइनस 20 ए बराबर 1400, ठीक है, इतना तो हो गया। अब 50 ए प्लस का 20 ए माइनस का, तो बचा गया 30 ए बराबर, इसको इधर ले जाइए, 860 उधर जाएगा तो घट जाएगा 540, 30 ए बराबर 540, ठीक है। जब 30 ए 540 के बराबर है तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए बराबर 540 बटे 30, 18, यानी 18 नोट किसके हैं, 50 के, क्योंकि हमने ये माना था। और बाकी 43 में से 18 गए, 43 में से 18 घटाएं तो 25 नोट 20 के, 18 नोट 50 के हैं, 25 नोट 20 के हैं, 20 रुपए के 25 नोट है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है भाई, नहीं है ना, ओके। दूसरा सबसे अच्छा तरीका यही है भाई, लेकिन अभी देखिए हमने क्या पूछ रखा है, मैंने अब सवाल पर देखते हैं, एक 20 रुपए के नोट कितने हैं, तो हमने भी बताया था 20 रुपए के 25 नोट है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आपके पास दूसरा तरीका भी है। अब आपको पता है कि 20 रुपए के कितने नोट है, 25 है, वहां पर एग्जाम हॉल में नहीं पता होगा, यहाँ में पता है, तो ऑप्शन भी तो होगा, 20 रुपए के नोटों की संख्या 25 है, 20 है, 27 है, 30 है, इस तरह के 4 ऑप्शन देगा, ठीक है भाई, 4 ऑप्शन देगा ना ये 20 रुपए के नोटों की संख्या, तो आप इसको भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बस याद रखना कि ना तो सबसे छोटे को देखिए ना सबसे बड़े को, जो बीच की संख्या उनमें से कोई से को देखिए, जिससे आप 2 बार ऑप्शन चेक करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे हम 27 नोट मान लें, 27 नोट है 20 के,
तो 50 के कितने हो गए भाई? 16 नोट। भाई टोटल 43 नोट है ना, 27 नोट 20 के हैं तो 16 नोट 50 के हैं। इससे ये कितना हो गया? 800 रुपए तो ये हो गया, और 27 दूनी 54, 540 ये हो गया, तो 8 5 13, 1340 रुपए हो गए। ठीक है, अभी हमें 1400 करना है, तो 1400 करने के लिए बड़े नोट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसको बढ़ाइए, इसको कम करना पड़ेगा। यानी 27 तो है नहीं, 30 भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी संख्या बढ़ाएंगे तो और कम हो जाएगा ना पैसा। तो हमें नोटों की संख्या किसकी बढ़ानी है? बड़ी नोटों की बढ़ानी है भाई। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपने एक चेक किया, 2 चेक हो गए। अब या तो ये है या ये है। अब जैसे ही हम इसको इनमें से कोई से दूसरे को रखेंगे तो पता चल जाएगा। अब हमने बताया कि भैया 25 नोट 20 के हैं, तो बचे कितने? 18 नोट 50 के हैं। 25 और 18 43 हो गया, 25 दूनी 50, इससे 500 रुपए बने इनसे, और इससे बने 900 रुपए। टोटल धन कितना हो गया? 4400 रुपए हो गए। आप ऐसे ही बता सकते हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, लेकिन याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑप्शन बाद की बात है, पहले आप तरीका समझिए। इससे अलग मैं शॉर्टकट भी बता सकते हैं भाई। चलिए तीसरा एक और बता देते हैं। मैं ट्रिक तो बता ही नहीं रहा भाई, समझने के बता रहा हूँ। ट्रिक तो बहुत सारे हैं, कोई किस तरह से बताएंगे, कोई किस तरह से बताएंगे, लेकिन मैं एक और देखते हैं भाई। अभी देखिए, आप देखते हैं कि या तो जैसे 43 नोट है, तो 43 नोट में एक 50 रुपए का नोट है, एक 30 रुपए का नोट है। अगर हम 50 की जगह 20 का ले तो 30 रुपए कम हो जाते हैं, और 20 की जगह 50 का ले तो 30 रुपए अधिक हो जाते हैं। एक नोट को बदलने पर 30 रुपए का अंतर आ रहा है, ये ध्यान रखना। एक नोट में कितने का अंतर आ रहा है? 30 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब या तो आप सारे नोट 50 के मान लो, सारे नोट 20 के मान लो। ठीक है, या तो सारे नोट 50 के मान लीजिए या 20 के मान लीजिए। तो मान लिया सारे नोट 50 के हैं, तो 50 के अगर 43 नोट होते तो कितना होता? 43 गुणा 50, 43 गुणा 50 2150 रुपए होते। ठीक है, अगर आप सारे नोटों को 50 के मानेंगे तो 2150 रुपए होंगे, लेकिन हमें चाहिए 1400 रुपए। हमें कितने कम करने हैं? 750 रुपए कम करने। ठीक है, एक नोट बदलने पर 30 रुपए, 50 की जगह 20 रुपए का नोट लेंगे तो 30 रुपए कम होंगे, तो 750 बटे 30 कितने भाई? 25। ठीक है, तो 20 रुपए के कितने नोट लगाने पड़ेंगे? 25 नोट रखने पड़ेंगे। आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आ गया? 20 रुपए के 25 नोट लगाने पड़ेंगे, 25 नोटों को बदलकर 20 रुपए का लाना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, ये समझने का हिसाब है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, सबसे अच्छा तरीका पहले वाला तरीका भाई। मैं आपको 3 तरीके बता चुका हूं, कहोगे तो और भी बता दिया जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका पहले वाला तरीका है, जिसमें हर चीज आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि ये वाला जो तरीका है, ये जिनका मैथ थोड़ा सा कमजोर है उनको प्रॉब्लम करता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, कैसे करना है। हमारे पास 50 रुपए और 20 रुपए के नोट है, तो कुछ नोट है 50 रुपए के, कुछ नोट है 20 रुपए के। फिर से मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूँ, तो किसी इसको ये मान लीजिए, इसको ये मान लीजिए। मान लिया हमने इसको ये माने तो भी कोई फर्क नहीं, इसको ये माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लिया हमने इसको ए माना। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 43 माइनस ए। इसमें 50 की गुणा करेंगे, इसमें 20 की गुणा करेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर 1400। करना वही है, इसमें इसकी गुणा, इसमें इसकी गुणा। इसको ये मानेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इसको ये मानेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखते हैं 43 गुणा 50 2150। ये थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 50 ए प्लस 20 ए बराबर 1400। ठीक है, अब देखिए माइनस का 50 है, प्लस का 20 है, माइनस का 30 है रह गया। इसको इधर ले गए तो बराबर माइनस का 750 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 30 से बराबर 750। भाई ये जाएगा उधर घट जाएगा, 1400 में से 2150 घटाया 750 आ गया, तो 30 से बराबर 750, ए के बराबर 25। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये तरीका इस सवाल पर भी लग सकता है। मैं ये कह रहा हूं, हर सवाल के लिए आप तरीका बदलेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं एक ही तरीके को पकड़िए। किसी दुकान में कुछ 5 पैर वाली मेज है और कुछ 3 पैर वाले स्टूल हैं। उनके पैरों की संख्या 84 है और उनकी कुल संख्या 20 है। स्टूल और मेज की कुल संख्या 20 है, तो मेज कितनी है? आ जाते हैं। हमारे क्या क्या है? मेज है। मेज में कितने पैर है? 5। एक दूसरे क्या? स्टूल है। स्टूल में कितने पैर है? 3। ठीक है, मेज है और स्टूल है, तो मेज को ये मान लीजिए जैसा हमने पिछले में किया। याद रखना, आप सवाल पर ध्यान देखना भाई, मैंने आपको कई तरीके बता दिए, लेकिन उन सभी को छोड़ दोगे अगर एक बार ये तरीका समझ में आ गया तो। एक बार तरीका समझ में आ गया, आप कहोगे इतने सारे सवालों को हम ऐसे कर सकते हैं। और यही नहीं, दूसरे चैप्टर के सवाल हैं,
आपका चाल समय का सवाल है रेलगाड़ी वाला, उसको भी आप कर सकते हो। इसमें बहुत सारी वैरायटी आ जाती है भाई। तो मेज है ए, स्टूल कितने हैं? स्टूल है 20 - ए, टोटल में से ए घटाया, एक ए होगा, दूसरा टोटल माइनस ए होगा। समझ में आ गया? ओके। मेज में कितने की गुणा? 5 की। स्टूल में कितने की गुणा? 3 की, क्योंकि स्टूल में 3 पैर है और इन सभी को जोड़े तो बराबर कुल पैर कितने हो गए? 84। एक ए, दूसरा टोटल में से, इसमें 3 की गुणा, इसमें 5 की गुणा, वहां रुपए की गुणा हो रही थी, यहाँ पैरों की गुणा हो रही है, बराबर 84। तो 5a प्लस 60 माइनस 3a बराबर 84। इसको इधर ले जाइए, 3a और 5a का मतलब 2a बराबर 24। 60 उधर घट गया, 24 में गया, 2a बराबर 24, तो a बराबर 12। मेज कितनी है? 12। स्टूल कितने? 8, क्योंकि टोटल तो 20। देख लीजिए भाई, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी तरफ से। एक और सवाल देखते हैं भाई। किसी स्थान पर कुछ 8 पैर वाली मकड़ी और कुछ 4 पैर वाली गाय है। उनके पैरों की संख्या 148 और सिरों की संख्या 23, तो मकड़ियों की संख्या कितनी है? आप इसको ट्राई करेंगे भाई उसी तरीके से जो हमने बताया है। कोई ट्रिक मत लगाना प्लीज। मैं कह रहा हूं कि एक ही तरीके से बहुत सारे सवाल कराने वाला हूं। ओके भाई, आ जाइए। किसी स्थान पर कुछ 8 पैर वाली मकड़ी है, कुछ 4 पैर वाली गाय है, जिनकी सिरों की कुल संख्या 43 है। मकड़ी कितनी होगी? ए, तो सिर कितने होंगे? 23 माइनस ए, यहां पर 23 दे रखा। मकड़ी ए, गाय होगी 23 माइनस ए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मकड़ी में कितने की गुणा? 8 की। गाय में कितने की गुणा? 4 की। दोनों को जोड़े थे 148, 148। ठीक है। 8a प्लस 92 माइनस 4a बराबर 148। अब 4a और 8a घट गया तो 4a आ गया, और 92 को इधर घटाएंगे हम तो कितना आ गया? 56 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, 4a बराबर 56, तो a के बराबर 56/4 यानी 14। तो मकड़ी कितनी है? 14 है। 23 में से 14 मकड़ी है, 9 गाय है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, ओके। तो देखिए वही तरीका अपना रहे हैं हम अभी। सवाल की लैंग्वेज बदल रही है लेकिन करने का तरीका नहीं बदल रहा। एक्स्ट्रा कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। हाँ, ये लग रहा है कि आपको थोड़ा सा बढ़ गया है, बाकी तो कैलकुलेशन यही है। इस समीकरण को सोल्व करना है, जितना जल्दी कर देंगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन भाई 100% श्योरिटी है, और मैथ में हम 100% श्योरिटी को लेकर ही चलते हैं। 99% में गड़बड़ होती है भाई, 100% सही रहना चाहिए। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी अभी तक आपकी। थोड़ा और बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। किसी स्थान पर कुछ गाय और कुछ पुरुष हैं, उनके पैरों की संख्या उनकी आंखों की संख्या से 34 अधिक है, तो गायों की संख्या कितनी है? ठीक है, फिर से देखते हैं। किसी स्थान पर कुछ गाय और कुछ पुरुष हैं, उनके पैरों की संख्या आंखों की संख्या से 34 अधिक है, तो गायों की संख्या कितनी है? ट्राई कीजिए भाई। ओके, देखिए भाई, सपोज कीजिए मान लिया हमारे पास गाय और पुरुष हैं। ठीक है, देखिए मान लिया हमारे पास एक गाय है, एक पुरुष है, तो इसके पैर कितने हुए? 4। इसके पैर कितने हुए? 2। पैर हो गए 6। आंख कितनी होगी? इसके भी 2, इसके भी 2। आंख कितनी होगी? 4। ये मैं समझाने के लिए हाथ से बता रहा हूं। यानी कि पैरों की संख्या से गाय आंखों की संख्या से पैरों की संख्या 2 ज्यादा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं। 2 का अंतर आया, ध्यान से देखना। अब हमने क्या करा? पुरुष की संख्या को एक और बढ़ा दिया। चलो 2 और बढ़ा दिया, 3 पुरुष कर दिए। गाय 1 है, इसके पैर कितने हो गए? इसके हो गए 4, इनके कितने हो गए? 6। आंख कितनी हो गई? आंख हो गई 2, इनके आंख हो गई 6, क्योंकि एक पुरुष के 2 आंख, तो 3 पुरुषों के 6। तो टोटल पैर कितने हो गए? 10। आंख कितनी होगी? 8। कितने का अंतर है? 2 का। पहले भी 2 का अंतर था, अभी भी 2 का अंतर है। अगर पुरुष की संख्या हम और बढ़ा लें, यहाँ 30 कर दें, तो ये 60, ये 60, यानी कि ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो ये हो गया 64 और ये हो गया 62। अभी भी 2 का अंतर है। यानी पुरुष की संख्या बढ़ने से आंखों की और पैरों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उतना ही अंतर रह रहा है। अब थोड़ा सा हम गाय की संख्या पर ध्यान देते हैं।
गाय की संख्या पर, गाय है हमारी एक की बजाय हमने 2 कर दी, पुरुष 1 रखते हैं, तो इसके पैर कितने हो गए भाई? पैर हो गए इसके 8, 2 गाय के 8 पैर, पुरुष के 2 पैर। आंख कितनी हो गई? 2 गायों के 4 आंख, पुरुष के कितनी हो गई? 1 पुरुष के 2, तो ये हो गए 10 और ये हो गया 6। इस बार 4 का अंतर आ गया। यानी कि जैसे हमने गाय की संख्या में चेंज किया, आंखों की संख्या और पैरों की संख्या का अंतर चेंज होने लगा। क्यों हो रहा भाई? देखिए, अब ये तो हमने आपको सिद्ध करके दिखाया। पुरुष और गाय की बात करते हैं, पुरुष की बात करिए। पुरुष के 2 पैर होते हैं, 2 ही आंख होती है। तो जितने भी पुरुष लाइए, जितने पैर बढ़ेंगे उतनी ही आंख बढ़ेंगी, जितनी आंख बढ़ेंगी उतनी ही पैर बढ़ेंगे। 15 पुरुष तो 30 पैर 30 आंख, 35 पुरुष है तो 70 आंख है, 70 ही पैर है। 100 पुरुष है तो 200 आंख है, 200 ही पैर है। तो पैरों में और आंखों में कोई अंतर नहीं आएगा पुरुष के बढ़ने से। अंतर कब आएगा? गाय के बढ़ने से। अगर एक गाय है तो उसके 4 पैर है, 2 आंख है, तो एक गाय के, पुरुष से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको हम हटा देते हैं। एक गाय के 4 पैर है, 2 आंख है, तो एक गाय आने से 2 आंख पैर बढ़ जाते हैं आंखों की अपेक्षा। अगर गाय 2 है तो 8 और 4 है, यानी 4 बढ़ गए। 3 है तो 12 और 6 है, यानी 6 बढ़ गए। समझ में आ गया भाई? तो एक गाय के आने से पैरों की संख्या आंखों की संख्या से 2 बढ़ती है। 2 आएंगी तो 4 बढ़ेगी, 3 आएंगी तो 6 बढ़ेगी। और यहाँ पर कितनी अधिक है? 34 अधिक है। तो इसका मतलब गाय कितनी है? 17 है, क्योंकि एक गाय से 2 का प्रभाव पड़ रहा है। तो 34 का प्रभाव कितने से बढ़ेगा? 17 गायों से। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया। तो आगे से ये ध्यान रखना, अगर ऐसा सवाल आए तो हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना। मैंने समझाने में बहुत टाइम लिया, इसीलिए लिया जिससे कि आपको करना ना पड़े सवाल। अगर कह रहा है कुछ पुरुष और कुछ गाय हैं, पैरों की संख्या आंखों की संख्या से जितना भी अधिक है उसका आधा कर दीजिए। 17 आ गया, 17 अधिक है यानी 17 गाय हैं, 34 अधिक है। तो अगर ये कहता कि पैरों की संख्या आंखों की संख्या से 50 अधिक है तो गाय हो जाती 25। अगर 68 अधिक है तो गाय हो जाती 34। मेरे समझ में आ गया होगा भाई? ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अभी देखिए, ये उसी से मिलता जुलता सवाल है। किसी परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 7 अंक मिलते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक विद्यार्थी ने 81% हल किए और उसके कुल 468 अंक मिले, तो उसके कितने % ठीक थे? ट्राई कीजिए भाई, आपको सही, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक करेंगे, तो बड़े ध्यान से करना। ओके भाई, ठीक है। अभी देखिए, उसने कुल कितने % हल किए? 81 प्रश्नों में उसके कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। तो हमें कुछ उसके % सही हैं, कुछ कैसे हैं? गलत हैं। तो सही % कितने? A। तो गलत कितने हैं? 81 - A। ठीक है। सही % के लिए कितने मिल रहे हैं? 7 अंक। गलत अंक के लिए 2 अंक, गलत प्रश्न के लिए 2 अंक। लेकिन ये मिलते नहीं, काट लिए जाते हैं। ये तो नेगेटिव हो रहा है ना, तो बस ये ध्यान रखना, इसमें माइनस करेंगे, क्योंकि इतने अंक मिले और इतने घटाने पड़े। गलत के तो घटेंगे ना, माइनस होंगे, कम होकर ले जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो माइनस कर देंगे इसको पूरे में से, और बराबर कुल अंक कितने होते हैं? 468। ठीक है, तो आ जाते हैं 7A - 162 -2 प्लस -1 का प्लस का 2A बराबर 468। ठीक है, फिर से देखते हैं। 7A माइनस का 162 -2 -1 की गुणा करें तो प्लस का 2A हो गया बराबर 468। 7A और 2A प्लस के हैं तो 9A हो गया बराबर 162 और 468 जोड़ना है। ये माइनस का उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 0 6 दूनी 12 1 13 1 530। ठीक है, शायद कहीं मतलब शायद ये प्रिंट मिस्टेक है, कोई बात नहीं। हम 530 8 2 10 6 2 12 1 13 4 1 सॉरी 5 और 6 सॉरी, ठीक है। यहाँ पर 630 आएगा, इसको हम 630 करते हैं। ठीक है, तो 9A बराबर 630, तो A बराबर कितना हो गया? A बराबर आ गया 630/9, आंसर आ गया 70, और उसके 70% ठीक थे। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, अभी हमने फिर से बोल रहे हैं भाई, बस बिल्कुल सेम तरीका है। बस याद रखना, जब नेगेटिव अंक कर रहे हैं तो यहां पर माइनस हो रहा है, और सभी सवालों में प्लस हुआ था, बाकी इसमें माइनस हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है भाई।
उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर आप किस किस को कर सकते हैं, सिर पैर वाले सवाल कर सकते हैं, नोटों वाले सवाल कर सकते हैं, मेज स्टूल वाले सवाल किया आपने, और प्रश्नों के लिए सही अंक और गलत अंक वाला भी सवाल किया। सवाल ऐसा भी आ सकता है, एक उदाहरण ऐसे ही बता रहा हूं ओरली, कि भाई एक मजदूर है और इसको इस शर्त पर काम पर रखा गया कि जिस दिन वो काम करेगा उसको 500 रुपए मिलेंगे, जिस दिन वो काम करेगा उसको 500 रुपए मिलेंगे, और जिस दिन वो छुट्टी करेगा उसके 100 या 150 रुपए काट लिए जाएंगे। ठीक है, उसने पूरे 30 दिन में से कुछ दिन काम किया, कुछ दिन छुट्टी की, इतने रुपए मिले। उसको भी इसी ढंग से करेंगे, काम करने में इतना ए हो गया, टोटल हो गया 30 माइनस ए। ठीक है, दूसरा हो गया काम के दिन हो गए ए, छुट्टी के दिन हो गए 30 माइनस ए, इसमें इतने की गुणा काम में और छुट्टी के दिन में इतने की गुणा माइनस में करके बराबर कुल धन कर दो, ये भी हो जाएगा भाई। मतलब बहुत तरीके से सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप आराम से, बड़े आराम से इन सवालों के आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपने तरीके को सीख लिया है। तो मेरे कहने से प्लीज जितने भी ये सवाल हैं इनको एक बार, जितने मेरे हैं मैंने आपको दिए हैं, इनको भी करना है। अगर आपकी किसी भी किताब में दे रखे हैं तो उनको भी इसी तरीके से करना है। एक बार अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो भैया जी गारंटी है आपको इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ये कभी कठिन नहीं लगेगा। और नहीं भी समझ में आ रहा तो फिर ऑप्शन भी है भाई। ठीक है, चलिए दूसरी चीज पर आते हैं। एक बात और भाई, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, अभी कर दीजिए, बाद में हम भूल जाएंगे। ओके भाई, उम्मीद है आपने लाइक भी कर दिया होगा, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर अच्छा लग रहा तो। ओके।